आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू कुमार है। 25 मई की तारीख और आप सुन रहे हैं आज का दिन पॉडकास्ट। तो एक नजर डालते हैं 3 बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान की सरकार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई को बैन करना चाहती है। वहीं इमरान खान की पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। तो क्या इमरान पीटीआई के बिना भी उतने ही दमदार हैं? बात करेंगे। फिर भारत की इकोनॉमी पर भी नजर डालेंगे। पिछले 1 दशक में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी गिरावट की रिपोर्ट आई है। स्टार्टअप्स के पास पैसा नहीं आ रहा है, तो कौन से सेक्टर नुकसान में है, कारण क्या है, एक्सपर्ट से समझेंगे। फिर बात होगी स्पोर्ट्स की। कल के IPL मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की करारी हार हुई है। उनकी हार के कारणों पर बात करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से। शुक्रिया खुशबू। देहरादून दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस आज से होगी शुरू। PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे हरी झंडी। यूपी में आज से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत। PM मोदी होंगे चीफ गेस्ट। केंद्र के अध्यादेश को लेकर आज शरद पवार से मिलेंगे केजरीवाल। ममता उद्धव का मिला समर्थन। आप और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू। नई संसद भवन के बायकॉट पर बोले PM मोदी। कहा ऑस्ट्रेलिया के भारतीय इवेंट में वहां का पक्ष विपक्ष साथ बैठा, ये लोकतंत्र की आत्मा। कर्नाटक DGP प्रवीण सूद आज संभालेंगे CBI डायरेक्टर का पद। 2 साल का होगा कार्यकाल। कांग्रेस हाईकमान से मिलेंगे सिद्धारमैया और DK शिव कुमार। कैबिनेट विस्तार पर हो सकती है चर्चा। सऊदी अरब कनाडा के राजनयिक संबंध बहाल। दोनों देशों के बीच APEC समिट के दौरान बनी थी सहमति। और इमरान खान की पार्टी पर बैन की तैयारी। पाकिस्तान सरकार ने कहा PTI ने मुल्क की इज्जत पर किए हमले। तो बात सबसे पहले पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के लिए हर रोज कोई बुरी खबर आ रही है। कई बड़े नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार भी तहरीक-ए-इंसाफ को बैन करने के बारे में विचार कर रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद PTI के कार्यकर्ताओं ने आर्मी के रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाया था। इसकी जांच चल रही है और हो सके तो PTI को बैन भी कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक ये फैसला नहीं लिया गया है। ये फैसला संसद में लिया जाएगा। इस बीच ये भी खबर आई कि लंबे समय से इमरान खान के वफादार और उनकी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री रहे फवाद चौधरी ने भी PTI से इस्तीफा देकर इमरान से दूरी बना ली है। इससे पहले PTI की बड़ी नेता और इमरान खान की सरकार में मंत्री रह चुकी शिरीन मजारी ने पार्टी और राजनीति दोनों छोड़ने का ऐलान कर दिया था। 9 मई की हिंसा जो हुई थी, उसके बाद से लगातार PTI के नेताओं पर सरकार की ओर से दबाव और दबिश जारी है। सुनिए इस बारे में इमरान खान ने अपने कल के संबोधन में क्या कहा। छोटे छोटे पिंजरों में उनको बंद किया हुआ है। खाना उनको सही नहीं मिल रहा। पानी वो तरसते हैं, वहां वकीलों को मिलने नहीं देते। कई जगह हमारे वकील ही नहीं वहां पहुंच सकते। और उनको जिस तरह यानी कि कोई गैर मुल्क दुश्मन है उस तरह रखा हुआ है। बल्कि गैर मुल्क दुश्मन भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर के भी हकूक होते हैं। सारी लीडरशिप अंदर डाली हुई है और निकलने का सिर्फ एक तरीका है। आप जादू का लफ्ज कह दें कि जी मैं तहरीक इंसाफ में नहीं हूं, तो आप रिहा हो सकते हैं। हालांकि पार्टी छोड़ने वाले अधिकांश नेताओं ने इमरान से मतभेद की बात कही है। सवाल अब बनता है कि PTI के बैन होने से इमरान खान की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। क्या इमरान खान का पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो जाएगा या उनमें अभी इतना दम बाकी है कि वो नई पार्टी बनाकर दोबारा से उठ खड़े होंगे। इस पर हमने बात की इंडिया टुडे TV के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर गौरव सावंत से। इमरान खान के लिए आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है। उनके जो की एड्स हैं, शिरीन मजारी फॉर्मर ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर, असद उमर उनके फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और पार्टी के महासचिव, उसके अलावा चौधरी फवाद हुसैन, राजा रियाज कियानी, जो बहुत ही उनके करीबी नेता समझे जाते थे और इनकी संख्या इस समय शायद 30 से 40 के बीच है, वो उन्हें छोड़ के जा चुके हैं। सभी ने 9 मई को जिस तरह से कोर कमांडर के घर पर हिंसा हुई या फिर फैसलाबाद में ISI के दफ्तर को निशाना बनाया गया या पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान को जिस तरह से निशाना बनाया गया या पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मियांवाली, मल्टीपल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पाकिस्तान में उनको निशाना बनाया गया। और पाकिस्तानी सेना का ये आकलन है कि ये रैंडम नहीं था, ये एक सुनियोजित साजिश के तहत हुआ था और इमरान खान और उनके समर्थकों ने बाकायदा एक नक्शा तैयार किया गया था कि कौन कौन सा नेता, कौन कौन सा काडर किस मिलिट्री बेस पर जाएगा, कैसे अटैक करेगा।
आर्मी को चैलेंज किया था, आर्मी चीफ को चैलेंज किया था, जनरल आसिफ मुनीर को। तो आर्मी चीफ मतलब जल में रहकर मगर से आप बैर नहीं कर सकते, उन्होंने ऐसा किया। उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल आने वाले समय में बहुत कठिन है। जी, और इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान की कोर्ट इमरान के साथ दिख रही है, तो ऐसे में अगर पार्टी बैन भी हो जाती है तो क्या कोर्ट फिर से इमरान को बचा सकती है? देखिए, इमरान खान के सबसे बड़े समर्थक के रूप में पाकिस्तान की न्यायपालिका आई है। पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस उमर अता बंडियाल, उनको पाकिस्तान की सरकार एक तरह से इमरान खान का कारकुनान या कार्यकर्ता कहने लगी है। वो ये कह रहे हैं कि जितने उन पर केस दर्ज होते हैं, केस दर्ज होने से पहले ही उनको बेल मिल जाती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से हो या फिर एक 8 जजों की लिस्ट बनाई है मरियम नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का और कुछ एक्सपर्ट्स का ये आकलन है कि ये 8 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, जो एक तरह से ईमानदार नहीं, उनकी भाषा में इमरानदार जजेस हैं, यानी इमरान खान के समर्थक जजेस हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सितंबर के आखिर में रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद इमरान खान को कौन बचाएगा? ये जो PDM 13 पार्टी की सत्तारूढ़ पार्टी है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसमें PPP भी शामिल है, PMLN भी शामिल है और दल भी शामिल है। तो उनका ये आकलन है कि एक बार चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएं तब इमरान खान को कोई नहीं बचा सकता पाकिस्तान में। अब उनकी पार्टी बैन होगी तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उस बैन को ओवरटर्न कर देगा। तो ये सीसॉ बैटल सितंबर के आखिर तक चलेगी, अनलेस पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान की जुडिशरी पर पहले कई बार हावी हो भी चुकी है, इस बार भी अगर हावी हो जाती है। और जनरल आसिफ मुनीर जिस तरह से, देखिए सेना किस तरह से सोचती है, सेना कभी दुश्मन को बख्शती नहीं है। सेना में वो सिंड्रोम जिसको कई बार हम भारत में कहते हैं ना कि दुश्मन को आपने छोड़ दिया, अगर आपने आज मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया तो अगले साल मोहम्मद गौरी आप पर फिर हमला करेगा। तो पाकिस्तान की सेना इमरान खान को छोड़ेगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव सावंत। हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी एक बुरी खबर है। पिछले 1 दशक के भीतर भारत में FDI में पहली बार बड़ी गिरावट देखने को मिली है। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेश से आने वाला इन्वेस्टमेंट। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 16% की कमी है। पिछले कुछ सालों से घाटे का ट्रेंड भी दिख रहा था। वित्त वर्ष 2021-22 में FDI लगभग $85 बिलियन था, जो इस बार $71 बिलियन ही रह गया। RBI के मंथली बुलेटिन में स्टेट ऑफ इकोनॉमी नाम की ये रिपोर्ट छपी है। इसमें बताया गया है कि नेट FDI में भी 27.5% की कमी आई है। वहीं इसी दौरान चीन में FDI 8% उछला। आर्टिकल में FDI के कम होने के कारण भी बताए गए हैं और ये भी बताया गया है कि किन सेक्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस को सबसे बड़ा झटका लगा है। यूरोप और अमेरिका में आए इन्फ्लेशन की वजह से भारतीय स्टार्टअप्स को भी कम पैसा मिल सका। तो इस अहम आर्टिकल में और क्या जरूरी बातें हैं, जानने के लिए हमने बात की सीनियर इकोनॉमिस्ट शरद कोहली से। देखिए, RBI ने जो रिपोर्ट जारी करी है वो ये बता रही है कि 2023 में, फाइनेंशियल ईयर 2023 में, उसमें जो भारत में आने वाला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो ज्यादातर यूरोप और US से आता था, उसमें कमी आई है। उसमें उन्होंने रिपोर्ट में कारण बताए हैं कि किस कारण से ये घटा है। मेन रीजन उसका ये है कि US और यूरोप में महंगाई हमने देखा कि पिछले 1 साल में, बल्कि 1 साल से भी ज्यादा में, बहुत ज्यादा बढ़ी है, और जिसकी वजह से US फेड ने और यूरोपियन बैंक्स ने, UK के बैंक ने रेट्स बढ़ाए हैं। तो इस महंगाई बढ़ने से वहां पर जो डिस्पोजेबल अमाउंट है, जो वहां के निवेशक, जो बड़े निवेशक हैं, जो जिनको हम संस्थागत निवेशक कहते हैं, उनको हम बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, जो भी यहाँ पर निवेश करता है, उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, इतने फंड्स नहीं थे कि वो दूसरी जगह जाके इन्वेस्ट करें। और FDI अगर हम देखें, ये वो पैसा होता है जो कि भारत में कंपनीज में निवेश किया जाता है। ये शेयर मार्केट वाला पैसा नहीं है। ये भारत में जो बिजनेसेस, मान लीजिए विदेश की कोई कंपनी यहाँ पर बिजनेस सेटअप करती है, तो उसका पैसा यहाँ पर निवेश किया जाता है। उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसमें कमी आई क्योंकि वहां की जो कंपनियां थी, जो बड़े बड़े ब्रांड्स थे, बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो दूसरे देशों में जाके अपना बिजनेस स्थापित करती हैं, उनको महंगाई की वजह से और वहां पर सेल गिरने की वजह से, यानी कि जिसको हम डिस्पोजेबल या इन्वेस्टेबल अमाउंट कहते हैं, उसके कारण से वो लोग यहाँ नहीं इन्वेस्ट कर पाए। दूसरा, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका और यूरोप में मंदी की आहट पिछले 1 साल से सुनाई दे रही, जब से वहां पर
महंगाई बढ़ी और ब्याज की दरें बढ़ी। हम सब जानते हैं जब ब्याज की दरें बढ़ती हैं तो उससे ग्रोथ पर असर पड़ता है। ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रोथ पर असर पड़ा है। ग्रोथ पे असर पड़ने की वजह से उन कंपनियों के पास इतने फंड्स नहीं थे, इतने पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं थे कि वो दूसरे देशों में जाके निवेश कर सके। तो इसलिए आपको काफी टाइम बाद जो है ये 16% इसमें गिरावट गिरावट दिखाई दी है एफडीआई में, जबकि निरंतर वो पिछले कई सालों से पॉजिटिव बनी हुई थी। तो ये साफ तौर पे इस बात का संकेत है कि यूएस और यूरोप भले ही कितना ही कहें कि वो अभी अपने आप को रिसेशन से बचा रहे हैं, मंदी से बचा रहे हैं। शरद जी, हमने एफडीआई के मामले में पिछले कुछ सालों में घटने का ही ट्रेंड जो है वो देखा है, उसका ही ट्रेंड रहा है। तो क्या ये ट्रेंड आगे कभी बदल सकता है? देखिए, इसमें हमें एक चीज इन आंकड़ों में और समझनी होती है कि जो एफडीआई के आंकड़े होते हैं, जब हम उसको नेट कहते हैं तो नेट हम क्या कहते हैं कि जो भारत में कैपिटल में निवेश किया गया, शेयर्स में, शेयर मार्केट में नहीं, कंपनीज के शेयर्स में जो निवेश किया गया, और कुछ पैसा, क्योंकि जो 100% एफडीआई, ज्यादातर सेक्टर्स में 100% एफडीआई है, तो कुछ पैसा ये निवेशक बीच बीच में निकालते भी रहते हैं, इसीलिए हम इसको नेट प्रयोग करते हैं। मतलब जो पैसा आया और जितना निकल के गया, तो नेट कितना बचा, तो नेट का अर्थ ही है, पहले ये समझना जरूरी होगा। अब अगर आगे की बात करें तो देखिए, रशिया यूक्रेन का युद्ध जिसके कारण से महंगाई बढ़ी थी, पहले कोविड की मार दुनिया भर ने झेली, उसके बाद रशिया यूक्रेन 24 फरवरी 2022 को रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया। उसके कारण से दुनिया भर में सप्लाई डिसरप्शंस आई, खाने पीने की चीजें, हर तरीके की चीज में महंगाई दिखने लगी। और उस महंगाई की वजह से सारी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक थे उन्होंने इंटरेस्ट, ब्याज की दरें बढ़ानी शुरू कर दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बढ़ाई, उधर अमेरिकन फेड ने बढ़ाई, यूरोप ने बढ़ाई, जापान ने बढ़ाई, जितने भी सेंट्रल बैंक थे सबने महंगाई पर रोकने के लिए एक टूल होता है कि आप ब्याज की दरें बढ़ाते हैं। अब आगे ये रशिया यूक्रेन का अगर युद्ध थमता नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जियोपॉलिटिकल अभी भी बहुत सेंसिटिव हैं, चाहे हम चाइना ताइवान की बात करें, हम साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच बीच में वहां पर मिसाइल चलती रहती हैं, न्यूक्लियर टेस्ट होते रहते हैं, जो जापान भी जिसकी गिरफ्त में है, या हम चाइना और यूएस की बात करें, वहां पर भी निरंतर टेंशन बनी हुई है। अभी भी G7 समिट में यही चर्चा हुई। तो मुझे लग रहा है अगर ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन फ्लूइड बनी रहती है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सेंसिटिव बनी रहती है, तो ऐसे में हम देखेंगे कि ये एफडीआई अभी नहीं आएगा, बढ़ेगा नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ने की मुझे उम्मीद नहीं नजर आ रही। पर इसमें एक अच्छी बात सिर्फ ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इस समय दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, अभी यूएन की रिपोर्ट भी हाल में आई थी जिसमें, बल्कि कल रात को यूएन रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया कि अब भारत $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है, और G7 G20 देशों में भारत सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था होगा। तो इसको देखें कि जब भी किसी निवेशक को निवेश करना होता है तो लाजमी बात है वो ऐसी जगह करेगा जहां पर ग्रोथ अच्छी है। तो भारत में और देशों के मुकाबले इमर्जिंग मार्केट, जिसको हम ईएम कहते हैं, उनमें भारत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और आने वाले साल में भी 6 से 7% के बीच में इसकी उम्मीद की जा रही है। अलग अलग एजेंसी इसका कोई 6.5, कोई 6, कोई 7, अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से भारत निवेश के लिए आज भी एक बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद कोहली। लखनऊ और मुंबई रन रेट की लड़ाई से बचते बचाते क्वालिफायर में पहुंचे थे। कल दोनों के बीच दूसरा क्वालिफायर मैच खेला गया और उसके खत्म होने के साथ ही आईपीएल के इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर भी खत्म हो गया। कल चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए 182 रन बनाए। जवाब में लखनऊ टारगेट से 81 रन पीछे रह गई। मुंबई की ये लखनऊ के खिलाफ 3 हार के बाद पहली जीत थी। कल के मैच के मैन ऑफ द मैच रहे आकाश मधवाल। आकाश ने 3.3 ओवर में 5 रन खर्च करके 5 विकेट लिए। एक वक्त तक जब मैच लखनऊ के कब्जे में लग रही थी, फिर अचानक से उनकी पारी ढेर हो गई। तो क्या गलतियां हुई सुपर जायंट्स की ओर से, इस पर हमने बात की आजतक.in में स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद इकबाल से। दरअसल देखिए, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस बड़े मुकाबले में उस तरह का संघर्ष ही नहीं कर पाई। एक प्रेशर दिखा, एक बड़े गेम का जो दबाव होता है, उस दबाव को झेल नहीं पाई लखनऊ की टीम। वरना जिस तरीके से प्रदर्शन हमने देखा है लखनऊ की टीम का इस टूर्नामेंट में, और जो टॉप 4 में क्वालिफाई कर जाना अपने आप में ये एक बड़ी बात होती है किसी भी टीम के लिए। और एक ऐसे मुकाबले में जो नॉकआउट मुकाबला है, करो या मरो वाला मैच है, वहां पर इस तरह से आप घुटने टेकेंगे,
ये उम्मीद न थी लखनऊ सुपर जायंट्स से। जहां तक लखनऊ की टीम के लिए क्या क्या चीजें रहीं जो बहुत खराब रहीं, आई थिंक इससे एक तो जैसा मैंने कहा कि लखनऊ की पारी में शुरुआत से ही वो प्रेशर दिख रहा था। कायल मेयर्स ने आकर के 13 गेंदों पर 18 रन बनाए, लेकिन वो लग रहा था कि बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। बट आपको क्रेडिट देना पड़ेगा मुंबई के गेंदबाजों को। अप फ्रंट जॉर्डन ने कायल मेयर्स का एक बड़ा विकेट निकाल दिया, और आकाश मधवाल, व्हाट अ बॉलर ही इज। 5 रन देकर 5 विकेट निकाला। 4 ओवर की गेंदबाजी में थ्रू आउट द मैच वो कभी पिटे ही नहीं। तो एक तरह से रन थ्रू कर गए। मतलब एक तरह होता है ना कि मतलब आज जिस तरीके से कल के मैच में देखने को मिला, वो मतलब दिख रहा था कि लखनऊ के ऊपर बुलडोजर चला दिया आकाश मधवाल ने। बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी की। और इसके अलावा मुझे लगता है कि एप्लीकेशन की बहुत कमी दिखी लखनऊ में। ठीक है, आप 183 रन चेज कर रहे हैं, मानता हूं मैं कि चेन्नई की पिच पर ये आसान नहीं होता, वो भी चेज करना स्पेशली, लेकिन फिर भी आपकी बैटिंग में वो स्ट्रेंथ है। कायल मेयर्स, प्रेरक वांकट, कृणाल पांड्या, स्टॉइनिस, आयुष बड़ोनी, निकोलस पूरन, दीपक हुडा तक आपकी बैटिंग जाती है, तो बैटिंग आपके पास थी। बट आई थिंक जो कल सबसे मेजर जो टर्निंग पॉइंट इस मुकाबले के लिए, जब आप कह सकते हैं डिसाइसिव मोमेंट रहा है, वो आई थिंक जो कॉट बिहाइंड था निकोलस पूरन का फर्स्ट बॉल पर आउट हो जाना। ये मुझे लगता है कि एकदम न सिर्फ एक विकेट निकोलस पूरन का गिरा, बल्कि मुझे लग रहा है कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव में बहुत ज्यादा चली गई लखनऊ की टीम। और इसके बाद फिर वही मिक्सअप, रन आउट्स, स्टॉइनिस का रन आउट होना, ताबूत पे आखिरी कील आप कह सकते हैं, बहुत ही खराब गली लेवल की क्रिकेट बाद में होने लगी। मतलब दबाव को बिल्कुल ही सोख नहीं पाई लखनऊ की टीम। और अगर इस तरह से क्रिकेट खेलेंगे तो आप डिजर्व भी नहीं करते थे इस मैच को जीतना। और अगर कल की ही मैच की बात करें इकबाल, तो मुंबई के लिए क्या पॉजिटिव रहा, और दूसरा इस लिहाज से भी क्योंकि वो अगला मैच गुजरात के साथ भी खेलने वाली है। नहीं, देखिए मुंबई इंडियंस के लिए तो पॉजिटिव्स ही पॉजिटिव्स हैं। जीत से बढ़कर पॉजिटिव क्या होगा। जब जीत मिलती है किसी टीम को, तो जो भी खामियां होती हैं ना वो ढक जाती हैं, छुप जाती हैं, वो दिखती नहीं है। और जो भी खामियां रहती हैं ना, उन खामियों के ऊपर न सिर्फ पर्दा डलता है, बल्कि उन खामियों को आप ओवरकम कर लेते हैं, क्योंकि आपका मोराल इतना हाई हो जाता है। एक ऐसे मुकाबले में जो डू और डाई मुकाबला था, जहां से टूर्नामेंट से बाहर निकलने का खतरा था, उस मैच में जिस तरीके से कल मुंबई इंडियंस ने क्रिकेट खेली, वाकई वो मतलब डिजर्विंग टीम है जो दूसरे क्वालिफायर में जा रही है। जहां तक पॉजिटिव्स का सवाल है, मुझे लगता है कि कैमरन ग्रीन ने जिस तरीके से क्रिकेट खेली है, पिछले मैच में भी जो कल वाला मैच था वो ओवर, और इससे पहले मैच में भी जो शतक बनाया था उन्होंने हैदराबाद के अगेंस्ट, आई थिंक हैदराबाद के खिलाफ जो शतक बनाया उन्होंने, इसके बाद से एक अलग कैम ग्रीन हमें दिखाई दी है। कल के मैच में 23 पर 41 वो ना आते तो ईशान किशन और रोहित शर्मा बहुत जल्दी जल्दी निकल गए थे। वहां से एक एम्पेटस ना मिलता मुंबई को, और वो जो एम्पेटस मिला कैम ग्रीन, और फिर इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 20 पे 33 किए, उसके दम पर मुंबई की टीम 182 तक पहुंच गई। हालांकि जिस तरीके से कैमरन ग्रीन और सूर्या बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था कि 200 का स्कोर मुंबई की टीम अचीव करेगी। बट चेन्नई की पिच है, स्लो पिच है, स्पिनर्स को मदद मिलती है वहां पर, जो कि मिली नहीं इतनी ज्यादा विकेटें स्पिन बॉलर्स को, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त स्कोर बनाया। बैट्समैन जितने भी आए मैदान पर, सबने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया, ये तो बहुत अच्छी बात रही। बट बॉलिंग मुझे लगता है आकाश मधवाल जो है वो, आज जो आकाश मधवाल का प्रदर्शन रहा, उन्होंने महफिल लूट ली। बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी रही उनकी। 5 रन देकर के 5 विकेट निकालना T20 फॉर्मेट में, ये कोई आसान काम नहीं होता, हर रोज नहीं हो सकता ये। और बाकी के गेंदबाजों की भी बात करें, जेसन बेरेंडॉर्फ की अच्छी गेंदबाजी रही, क्रिस जॉर्डन ने सिर्फ 2 ओवर डाले, लेकिन फिर भी वो काफी इम्पैक्ट वाले गेंदबाज नजर आए। हालांकि ऋतिक शौकीन को 1 ओवर देकर के पावर प्ले में बड़ी गलती की थी रोहित शर्मा ने। शुक्र है कि उसका कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कंसिस्टेंटली लखनऊ की टीम विकेट गंवाती चली गई, वरना 1 ओवर में 18 रन लखनऊ को वो पुश मिल गया था उस ओवर में। पावर प्ले का अंतिम ओवर था, लेकिन लखनऊ, वही कहा मैंने कि प्रेशर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। और इस बड़े मुकाबले में किस तरीके का, नाम सिर्फ जाइंट है, लेकिन जाइंट किलिंग वाला जो इंस्टिंक्ट है वो नजर नहीं आया लखनऊ सुपर जायंट्स में। मुंबई की टीम का ओवरऑल मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। और गुजरात के खिलाफ जहां तक मैच जो होने वाला है, उसमें अगर आप ये कह रहे हैं कि वो हार के आ रही है, जीत के जा रही है, इसका कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता कि कौन हार कर आ रहा है, कौन जीत के जा रहा है। उस दिन जो बेहतर क्रिकेट खेलेगी वो टीम जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल। अब देखना ये होगा कि अगले मैच में किस टीम के सफर का अंत होता है। क्या सबसे ज्यादा IPL ट्रॉफी जीतने वाली मुंबई होगी या डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात।
और अब जरा आज के देश दुनिया के अखबारों का हाल भी ले लेते हैं। मेरे साथ सूरज कुमार जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सूरज। खुशबू गुड मॉर्निंग। द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार और उसकी पहली हेडलाइन ये कह रही है कि नई संसद भवन का जो इनॉग्रेशन होने वाला है 28 तारीख को, उसमें 20 पार्टियां नहीं आने वाली है। उन्होंने बायकॉट कर दिया है। केवल 17 पार्टी ही उस पूरे इनॉग्रेशन को अटेंड करने वाली है। कारण सिर्फ एक ही है जो 3 दिन से चलता आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जो कि विपक्ष गलत बता रहा है। और उसका कहना है कि साहब आपको प्रेसिडेंट को ये मौका देना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री को, क्योंकि हेड ऑफ द पार्लियामेंट जो होती हैं वो प्रेसिडेंट होती हैं, ना कि प्रधानमंत्री। तो ये एक तर्क है जो विपक्ष की तरफ से आ रहा है। अच्छा, एक तस्वीर भी है बाकी अगर अखबारों में देखें। अब जैसे हिंदुस्तान अखबार है तो इसी खबर पर जो हेडलाइन है नए संसद भवन पर सियासी संग्राम, लेकिन एक तस्वीर भी है, संगोल की तस्वीर है। अब संगोल साहब क्या होता है? तो संगोल को आप राजदंड कह सकते हैं, जिसे संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया है। और जब कोई सत्ता हस्तांतरण होता है तो उस राजदंड को नए राजा के हाथ में सौंप दिया जाता है। जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस वक्त भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे तमिलनाडु से मंगवाया। उसके बाद फिर अंग्रेजों को सौंपा और अंग्रेजों ने उन्हें सौंपा ताकि एक मैसेजिंग जाए कि हमने आपको सत्ता हस्तांतरित कर दी है। तो एक पूरा इसका हिस्ट्री रहा है छोटा सा। और अब ये नए संसद भवन में स्पीकर के बगल में प्लेस कर दिया जाएगा इसको, और ये अभी इलाहाबाद म्यूजियम में है। एक खबर देख रहा हूं कि मंत्रियों के विभाग तय करने दिल्ली पहुंचे सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार के खेमे के कितने नेता को मंत्री पद मिल रहा है, सिद्धारमैया के खेमे के नेताओं को कितना मंत्री पद मिल रहा है, तो ये सब पे बातचीत कल हुई। लेकिन एक चीज जिस पे बातचीत सबसे ज्यादा हो रही है और वो कर्नाटका से ही जुड़ा है कि नई कर्नाटका सरकार, जो पुरानी कर्नाटका सरकार थी बीजेपी की, उसकी पॉलिसीज को हटाने की बात कर रही है। और उसमें एक पॉलिसी हिजाब बैन भी है। तो कल खड़गे से ऐसे ही पूछा गया, मीडिया कर्मियों ने पूछा कि साहब हिजाब बैन क्या आप हटाएंगे, जो एक पॉलिसी है जिसका आप लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। तो उन्होंने कहा देखो, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम सिर्फ हिजाब बैन हटाएंगे, हम उन सारी पॉलिसीज को हटाएंगे जो कि एंटी स्टेट्स है। तो इसको लेकर कल खड़गे सामने आए थे और उसके बाद ये बात चलने लगी कि कुछ पॉलिसीज हैं जो प्रीवियस बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई हैं, उसे ये कांग्रेस सरकार हटाने वाली है। और कल सूरज पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है और ये कहा है कि कर्जदार के वाहन पर जबरन कब्जा जो है वो बैंक नहीं कर सकते हैं। ये खबर मैं द पायनियर हिंदी पर देख रही हूँ, लेकिन कई और अखबारों में भी इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। तो बैंक लोन की किस्त नहीं चुकाने पर बाहुबलियों को भेजकर जबरन वाहन पर कब्जा करने की जो प्रवृत्ति है, जो आदत है, वो पटना हाई कोर्ट ने इसे आजीविका के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना है और कोर्ट ने अधिकारों को संवैधानिक सीमाओं में प्रयोग करने की सलाह दी है। जी खुशबू, और हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में सेकंड लीड स्टोरी आप इसे कहिए, जेल के नियमों में केंद्र सरकार कुछ बदलाव चाहती है, उसी को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया गया है। एक 4-5 पॉइंटर्स हैं जिसे लोगों के पास राय मशवरा के लिए भेजा गया है कि साहब क्या ये ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो केंद्र सरकार चाहती है? सबसे पहले तो ट्रैकिंग डिवाइसेस। जितने भी कैदी हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस पहने अगर वो पेरोल पर जा रहे हैं या फिर जेल से छुट्टी पर जा रहे हैं, ताकि उनके मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। नंबर 2, जैमर्स को अंदर इंस्टॉल किया जाए ताकि जो कैदी सेलफोन पे बात करने लगते हैं ना और फिर कुछ कांड हो जाता है, वो ना हो सके। तीसरा, कि ट्रांसजेंडर के लिए एक अलग प्रिजनर की व्यवस्था की जाए, एक अलग जेल की व्यवस्था की जाए। चौथा, अगर किसी कैदी को सेलफोन यूज करते पकड़ा गया है उसे तुरंत ही पनिश किया जाए। नंबर 5, नेक्सस से फाइट करना, यानी कि जैसे प्रिजनर्स ऑफिसर्स हैं वो प्रिजनर्स या फिर उसके रिलेटिव से डील नहीं करेगा। और छठा है कि जो हाई रिस्क वार्ड्स हैं उसमें सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लगाया जाए ताकि वहां पे किसी तरह की खतरे की चीजें देखने को ना मिले। तो ये एक स्टोरी मैं हिंदुस्तान टाइम्स से पढ़ रहा था। और देहरादून दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस आज से शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं। एशियन एज अखबार में आते हैं तो खुशबू, मैं देख रहा था कि शनिवार को जो नीति आयोग की मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, उसमें ममता बनर्जी नहीं आएंगी, उसको वो स्किप कर रही हैं।
और इसी खबर के ठीक बगल में खबर है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का एक बयान है कि दिस फिजिकल ईयर जो ग्रोथ है वो 7% को एक्सीड कर जाएगा। और एक और बयान है जो जनसत्ता में छपा है शक्तिकांत दास का ही कि ब्याज दर में वृद्धि को रोकना उनके हाथ में नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो बिना किसी अड़चन की पूरी होगी। इन्हें पूरा भरोसा है। अब ये भरोसा होने के साथ साथ 2000 के नोट को लेकर ना एक पूरा आंकड़ा है जो कि हिंदुस्तान के अपना देश वाले पेज पे छपा हुआ है कि 64% भारतीयों के पास नहीं है 2000 रुपए का नोट। ये हिंदुस्तान अखबार का सर्वे। 34% लोगों ने आरबीआई की घोषणा के बाद 2000 के नोट का उपयोग किया है। हिंदुस्तान अखबार पर सूरज मैं एक फीचर स्टोरी पढ़ रही थी और ये स्टोरी ये कहती है कि जंगल में जहरीले धातुओं को, जो जहरीले मेटल्स हैं, उनसे बाघों को जानकर जोखिम होने लगा है। और पहली बार एक बाघ के शव की जो विसरा जांच है उसमें ये जहरीले मेटल्स पाए गए हैं। और अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो जो हैवी मेटल्स होते हैं उसमें आर्सेनिक, क्रोमियम, तांबा, सीसा, मैंगनीज, निकल, यूरेनियम वगैरह शामिल हैं। तो इन सब की वजह से बाघों में कैंसर का जो खतरा है और जो ट्यूमर का खतरा है वो बढ़ गया है। और जिस बाघ के शव में ये जहरीले मेटल्स पाए गए हैं उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सूरज दाहिने कंधे के पास चोट मिली थी जिसमें पस बन गया और पूरे शरीर में वो जो संक्रमण है फैल गया, उसे सेप्टिसीमिया हो गया। तो इससे बाघ की मौत हो गई क्योंकि अंगों ने काम करना बंद कर दिया। जी खुशबू, और विदेशी खबरों की बात करें तो बीबीसी पोर्टल पर एक स्टोरी है कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच अमेरिका दोस्ती कराने की पूरी कोशिश कर रहा है। बीबीसी में यह दावा किया गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले हफ्ते 2 बार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की है। और ये बातचीत इजराइल में रहने वाले अरब मूल के लोगों को डायरेक्ट फ्लाइट से हज यात्रा पर भेजने के बारे में हुई है। एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल करने की कोशिश की जा रही है। और डॉन अखबार में खबर ये है कि इमरान की पार्टी पर बैन की तैयारी है। सरकार ने कहा है कि पीटीआई ने मुल्क की इज्जत पर हमले किए। इस पर इमरान खान का भी बयान आया है कि मैं नहीं, मुल्क खत्म हो रहा है। तो ये एक स्टोरी डॉन अखबार से मैं देख रहा था। और WHO का एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि कोरोना का खतरा टला नहीं है, नया वेरिएंट या वायरस आ सकता है और वो ज्यादा जानलेवा हो सकता है। इसलिए आने वाले वक्त में जो ज्यादा जानलेवा महामारी है उसके लिए आप तैयार रहें। और अब जान लेते हैं 25 मई का इतिहास। तो 25 मई 2008 को पानी और जीवन की संभावना तलाशने के लिए नासा की ओर से भेजा गया फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल की सतह पर उतरा था। और आज ही के दिन 2013 में कांग्रेस के काफिले पर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने हमला किया था। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, विधाचरण शुक्ल जैसे नेता मारे गए थे। 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। 2005 में बॉलीवुड एक्टर और नेता सुनील दत्त का 75 साल की उम्र में निधन हो गया था। तो आज के दिन पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया था कुंदन कुमार ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।